नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवांत क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, रेशियो के साथ। ठीक है, रेशियो के बारीकियों के बारे में जानेंगे, रेशियो में होता क्या क्या है ये जानेंगे। एक चीज बता देना चाहते हैं, रेशियो और परसेंटेज जो है ना, दोनों चचेरा भाई है। ठीक है, दुर्योधन और युधिष्ठिर की तरह दोनों को एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग रेशियो। चलिए, रेशियो के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं जानते। तो आइए उन्हीं सारी चीजों की चर्चा हमें करनी है। रेशियो, देखिए रेशियो खुद अकेला नहीं आता है, रेशियो के साथ प्रोपोर्शन। रेशियो के साथ प्रोपोर्शन भी साथ में आता है। ठीक है, तो चलिए रेशियो है क्या, रेशियो करता क्या है, रेशियो करता क्या है सबसे पहले ये जानिए। तो रेशियो का काम है रिलेशन को बताना। कोई जैसे कि रिलेशन किसके बीच होगा, कोई एक व्यक्ति के खुद के बीच तो रिलेशन होगा नहीं, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो रिलेशन होगा, है कि नहीं। तो दो व्यक्तियों के बीच तो यहाँ व्यक्ति नहीं आएगा, कोई संख्याएं आएंगे, कोई डिजिट्स आएंगे, कोई चरमान आएंगे, कोई कुछ राशियां होंगी। तो उन राशियों के बीच जो रिलेशन स्थापित करेंगे चरमानों स्लैश राशियों के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, इसे समझ आए। जैसे P बटा Q, दो राशियां हैं, दो चरमान है P बटा Q, उसको रेशियो P भी बाई Q भी एक रेशियो ही है, लेकिन रेशियो में उसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं एक सैंपल के द्वारा। तो रेशियो का सिंबल है, अच्छा अंग्रेजी बोलने लगे, चिन्ह है भैया, अंग्रेजी कमजोर है थोड़ा, ठीक है ना। तो सिंबल के द्वारा एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे। तो देखिए इस P बाय Q ये खुद एक रेशियो में है, P बाय Q, Q का कितना गुना है P। ठीक है, तो इसको एक सैंपल प्रदान कर दिया गया P इज टू Q, और नाम हो गया इसका रेशियो, रेशियो। ठीक है, अभी मैंने बताया है दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के बीच राज्यों का बंटवारा हो गया, एक को इंद्रप्रस्थ एक को हस्तिनापुर। ठीक है, तो एक रेशियो में बांटा गया, नहीं हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, भले वहां रेशियो का प्रयोग किए होंगे ना किए होंगे, लेकिन वो बंटवारा भी एक रेशियो था। ठीक है, आम जनजीवन में लोग अपने दिनचर्या में लोग रेशियो का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम रेशियो का प्रयोग कर रहे हैं। मैथ क्या होता है ना, आम जनजीवन में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज है, लेकिन लोग उसको देखते हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते हैं कि हम इसमें इस चैप्टर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्या करेगा है? कोई जरूरत है कि ई रेशियो है, फलना रेशियो है, चिल्ला रेशियो है, अरे भाई सब्जी खरीद रहे खरीद, ठीक है ना। नहीं तो खाना बनाने में भी रेशियो होता है, 1 किलो आलू है तो कितना नमक पड़ना चाहिए, ठीक है ना। मटन बहुत पसंद है तो मटन में कितना प्याज पड़ना चाहिए, इसका भी वो रेशियो होता है। चिकन में कितना प्याज पड़ना चाहिए, इसका भी रेशियो होता है। और ना ही तो ना मटन कम पड़ जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा पड़ जाएगा तो मीठा लगता है कि नहीं। तो हर जगह आप रेशियो का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या बता रहा था, आम जनजीवन में दैनिक जीवन में हर एक मोड़ पर आपके द्वारा रेशियो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए P बाय Q, इसको एक चिन्ह के द्वारा रेशियो, ये क्या बताता है, या तो P Q का कितना गुना है या तो Q P का कितना गुना है। ठीक है,
ये एक दूसरे के बीच संबंध को बताता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, रेशियो क्या है ना, भाग में है, भाग में भाग और गुना का आपस में बहुत बड़ा संबंध होता है, ठीक है। तो P का कितना गुना Q है, Q का कितना गुना P है, रेशियो से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये संबंध बताता है, रिलेशन को रिलेट करता है एक दूसरे को। तो देखिए ये P जो है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, फिर इंग्लिश आ गया, और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। देखिए आप इन अल्फाबेट्स पे नहीं जाना है, कहीं आपको ए बी मिलेगा, कहीं पी क्यू मिलेगा, कहीं एम एन मिलेगा, ठीक है ना। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो P रेशियो Q, पहले वाले को एंटीसीडेंट यानी पूर्व का, कॉन्सिक्वेंट यानी उसका अगला, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं इसका छोटका भाई प्रोपोर्शन को। देखिए रेशियो क्या किया कि दो चरमानों के बीच के रिलेशन को बताता है। एक रेशियो दो चरमानों के बीच के रिलेशन को बताता है, और प्रोपोर्शन जो है दो रेशियो को बराबरी पर लाता है, रेशियो को बराबरी पर लाना हो, पर लाने का। अगर दो रेशियो को बराबर करना है तो वहां पर हमको प्रोपोर्शन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। दो रेशियो अगर बराबर है तो वहां पे ये प्रोपोर्शन अपना रोल निभाता है। देखिए प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, चिन्ह है कि नहीं। अरे पॉलिटिकल पार्टी कितने नहीं देखते हो, चिन्ह होता है, कमल छाप, हाथ छाप, हाथी छाप, वही इसका भी चिन्ह है, ठीक है। सिंबल उम्बल यही सब तो लाया है। पहले राजा महाराजा का ध्वज होता था, भीष्म पितामह का ध्वज लेके निकल गए तो लोगों में हड़कंप मच जाता था, कौन राज्य में जाएंगे, राजाओं के पतलून गीले होने चालू हो जाते थे। सिंबल चिन्ह। तो देखिए रेशियो ये हो गया, ठीक है ना। प्रोपोर्शन दो रेशियो को बराबर, एक रेशियो दो रेशियो, बराबरी का चिन्ह भी तो ऐसा होता है ना, ये बराबर, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, कि बराबर नहीं लग रहा है चिन्ह का, है कि नहीं, लग रहा है ना, एकदम लग रहा है। इसलिए प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं दो रेशियो को बराबरी पर लाना, और एक रेशियो दो रेशियो, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हैं प्रोपोर्शन हो गया, ये दो डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, इसको प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का चिन्ह हो गया। अब देखिए दो रेशियो कहने से तात्पर्य, अगर P Q है एक रेशियो, दूसरा रेशियो M है, ठीक है, दोनों को प्रोपोर्शन में लाना है, दोनों को बराबरी पर लाना है, P Q M रेशियो M, ठीक है, MM। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर खेल, सबसे बड़ा खेला, ये दोनों जो है ना P और N जो है, ये दोनों बाह्य कहलाता है, बाह्य पद, बाह्य बिंदु, बाह्य चर, कुछ भी कह सकते हैं, तो बाह्य पद, ठीक है। और ये दोनों जो अंदर का है QN, उसको कहते हैं मध्य पद, ठीक है, इसको कहते हैं मध्य पद, ठीक है, समझ आ गया। दोनों बाहरी को प्रोपोर्शन है, दोनों बाहरी जो पहला है और इधर अंतिम है, दोनों बाहर है ना, दोनों बाहरी को बाह्य पद और दोनों बीच वाले को मध्य पद हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर इसका परिणाम, जब दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों बाह्य पद आपस में गुना हो जाता है, ठीक है, और दोनों अंतर पद जो है, अंतर पद कहिए या मध्य पद कहिए, वो दोनों आपस में गुना हो जाता है, यानी P N इक्वल टू M Q, ठीक है। ये दोनों ये हो गया, इससे समझिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेटर से फर्क नहीं करना है। P
एन, क्यू एम, पी क्यू एक रेशियो है, एम एन एक रेशियो है, दोनों प्रोपोर्शन में आया। तो जो बाह्य पद है, जो बाहरी और बाह्य पद क्या है, बाहर की ओर, उन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, बराबर करना है, दोनों मध्य पद को आपस में रखना है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन हो गया, दो रेशियो को एक समानता पे लाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला देखेंगे पॉइंट हम, मध्य अनुपाती, मध्यानुपाती, पाती या तो किसको कहिए मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, इसको हम लोग देखेंगे। जहां मध्य अनुपात की चर्चा हो रही हो तो इसका मतलब समझ जाए एग्जाम में क्या है ना, आपको दो अनुपात दिया हुआ, दो चरमान दिए होंगे और उसी से मध्य का अनुपात आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, जिसका तात्पर्य यह है कि आपका जो है मध्य का अनुपात समान है, मध्य का अनुपात समान है। देखिए जैसे A:X, A अनुपात X रेशियो X समानुपात X अनुपात B, ठीक है। ठीक है, मध्य का अनुपात कौन सा है, मध्य का बिंदु कौन सा है, ये वाला x जो है मध्य बिंदु हो गया, मध्य पद हो गया, ठीक है। और ये ए भी बाह्य पद, अभी जस्ट बताया है। तो क्या मैंने बताया है कि बाह्य का जो पद होता है वो आपस में गुना होता है, तो a गुना b बराबर जो मध्य का पद है वो आपस में गुना होता है, x इंटू एक्स। मध्य पद की जब भी चर्चा हो रही हो रेशियो में, मध्य पद हमें निकालना हो तो दो चरमान दिए होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों चरमान बाह्य पद होते हैं, बाह्य चर होते हैं। और आपको मध्य का चरमान निकालना है, तो मध्य का चरमान तो दोनों अलग अलग हो नहीं सकता है, क्योंकि मध्य का निकालना है, डायरेक्ट का मान तो x हो जाएगा, वो समान हो जाएगा, उसको समान मान के हम लोग काम करेंगे। तो समान हो जाएगा तो दोनों एक ही मान हो गया, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो समान मान, दो समान चर अगर साथ में हो वो वर्ग हो जाते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, x इक्वल टू रूट ए बी, x इक्वल टू रूट ए बी, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ समझने के लिए है कि ये आया कैसे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए एग्जाम्पल भी देते हैं इसमें। आपके पास एग्जाम्स में क्या है, क्वेश्चन के रूप में दे देगा 15 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात ज्ञात करें, ठीक है। आपके पास केवल दो बिंदु दिए होंगे, दो मान दिए होंगे, ठीक है। इसी से आपको मध्यानुपात निकालना है, तो सीधा आपको ध्यान में रखना है कि रूट ए बी, रूट ए बी, तो ए 15 हो गया और बी आपका 25 हो गया। तो यहां से 5 गुना 3, यहां से 5 गुना 5, तो 5 आपस बाहर निकल जाएगा और 15 अंदर आ जाएगा, 5 रूट 15 हमारा मध्यानुपात हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि आपको 5 रूट 15 दे देगा और एक कोई चरमान दे देगा, कहेगा दूसरा पद निकाले, मध्यानुपाती आपका ये है, एक चरमान आपका ये है, दूसरा निकाले, ठीक है। तो दूसरा को हम एक्स वाई जेड जो भी मान के इसी फॉर्मूला में हम बैठा देंगे। आइए देखते हैं।
देखिए प्रश्न क्या है, किसी दो संख्याओं का मध्यानुपात 36 है, यदि उसमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब क्या है, आपसे मध्यानुपात ना पूछ के कह रहा है कि मध्यानुपात तो अपने पास दिया हुआ 36 है, उसमें से एक संख्या जो है आपका 81 है, तो दूसरा संख्या क्या है कि मध्यानुपात 36 आ जाए। ठीक है, तो करना क्या है, मध्यानुपात 36 इक्वल टू क्या होता है, रूट ए बी। रूट ए बी, तो ए का मान आपका दिया हुआ है 81, तो बी का मान क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, बी का मान हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो रूट अंडर क्लियर की 36 इक्वल टू 9 रूट अंडर एक्स। 81 को अगर बाहर निकालेंगे रूट से तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर में मैंने आपको बताया है। ठीक, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल जो है इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये वर्ग में बदल जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16। यही x का यानी दूसरा पद जो है, दूसरा संख्या जो है ये x हो गया। चलिए आपको हर एक एंगल से समझाना है ताकि आपको एग्जाम्स में कठिनाई ना हो। चलिए तृतीयानुपात, तृतीयानुपात हमको निकालना है। तृतीय अनुपात से तात्पर्य कितना कह रहा है, तृतीया यानी कि तीन अनुपात, तो 3 अनुपात हो तो सेम मध्यानुपाती वाला ही इसमें सॉल्यूशन होना है, क्योंकि हमारे पास चौथा अनुपात है ही नहीं, चौथा अनुपात है ही नहीं, तो यहां पर x रख ले, b रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a अनुपात b और b अनुपात c। देखिए क्या है ना, ये सारा का सारा कंसीक्वेंट मतलब कि लगातार जो एक जहां से शुरुआत हो रहा हो वहीं से फिर पुनः चालू होकर अनुपात जो चालू होता है वहां से इसका सॉल्यूशन निकलता है। जैसे ए बी से चालू हुआ, फिर दूसरा रेशियो बी से ही चालू हो रहा है, यानी मध्य का बिंदु समान हो, क्योंकि मध्य की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर चौथा कोई अनुपात आ नहीं रहा है, केवल 3 अनुपात ही आपके सामने है। तो 3 अनुपात, 1 अनुपात, 2 अनुपात, तीसरा अनुपात जो मध्य का अनुपात है, मध्यानुपाती में भी सेम होता है। तो आपके पास एक्स्ट्रा अनुपात होगा तब तो आप इसको अंतर कीजिएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए तो क्या होता है, बाय बिंदु आपस में गुना हो जाता है, a इंटू सी इक्वल टू अंतर बिंदु यानी मध्य बिंदु आपस में गुना, तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इस तृतीय अनुपात को निकालना है, जो हमारे पास तीसरा अनुपात है उस अनुपात की चर्चा करने। इंग्लिश समझिए कि चौथा पॉइंट पर है, चौथा अनुपात हो गया, नहीं, एक अनुपात, ये दूसरा अनुपात और ये तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात है ही नहीं हमारे पास, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बताइए। ठीक है, सी इक्वल टू बी स्क्वायर बताइए। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी तृतीय अनुपात आए आपके सामने, आपको यही दिमाग में रखना है, बी स्क्वायर बटा ए होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स के साथ। इसमें भी आपके पास 2 चरमान, 2 संख्याएं दिया हुआ होगा, 36 एवं 81 का तृतीय अनुपात। ठीक है, 36 एवं 81 का तृतीय अनुपात याद करें, ये निकालने के लिए एग्जाम्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, बी स्क्वायर क्या है, 81, जो दूसरा पद हो हमेशा उसी को बी मान के चलना है। वहां ए और बी नहीं दिया हुआ होगा, 2 संख्याएं दिया होगा, जो बाद का होगा उसी को, देखिए ऑप्शन उसी पर सेट होते हैं। ऑप्शन अगर इस पर सेट हुआ, किसी को आपको मान के चलना होगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, जो बाद का पद होता है ना उसी को यहाँ पर बी मान के आंसर तैयार किया जाता है। चलिए तो 36 है ए और बी हो गया 81, तो बी स्क्वायर 81 इंटू 81 बाय 36, 4 से 9 चौक 36,
81 गुना 9 और बटा 4। अब गुना भाग कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 9 9 कट गया, 81 गुना 9 भागा 4 आ जाएगा आपका आंसर। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसमें तृतीय अनुपात दिया हुआ होगा, पहली संख्या दी होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा, बी स्क्वायर बटा ये संख्या पहला संख्या बराबर तृतीय अनुपात बन देना, सॉल्व कर देना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से हल होगा। चलिए देखिए, चतुर्थ अनुपात अब परिपूर्ण हो गया समानुपात। ठीक है, ये चतुर्थ समानुपात किसको कह सकते हैं? ए रेशियो बी समानुपाती सी रेशियो डी। यहाँ पे चारों रेशियो की चर्चा की गई है, यहाँ पे चारों रेशियो आपको आपके सामने दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको चतुर्थ रेशियो यानी इस डी का मान आपको निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या होगा? तो पहले बातों को समझिए, अभी तक जो कहा रहा है सारा चीज वही है। क्या होगा? बार पद आपस में समानुपात में मल्टीपल होते हैं, ए इंटू डी इक्वल टू दोनों अंतर पद यानी कि मध्य पद आपस में मल्टीपल होते हैं, बी इंटू सी। ठीक है, और अब इसको हमको निकालना क्या है? चतुर्थ अनुपात यानी कि डी निकालना है, तो बी इंटू सी बटा ए, यही आपका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा, चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ एक चीज गौर कर सकते हैं आप कि तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात में कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई डिफरेंस आपके सामने इन दोनों में होता ही नहीं है। कैसे? कैसे? बातों को समझे, बातों को समझे कैसे है। तो देखिए तृतीय अनुपात में क्या होता है? दोनों मध्य पद समान होता है, क्योंकि चौथे अनुपात की चर्चा होती नहीं है। तो 3 अनुपात है भाई, तो 2 अनुपात किसी को समान रखना पड़ेगा, तो मध्य का अनुपात दोनों समान होता है कंसीक्वेंट रेशियो के आधार पर। ठीक है, कंसीक्वेंट रेशियो क्या है ना? ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। जहां से समाप्त हो रहा है वहीं से फिर चालू हो रहा है, कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। तो यानी अगर ये भी बी होता, ये भी बी होता, जो ये भी बी होता जो मध्य का है, तो बी स्क्वायर है कि नहीं? दोनों मध्य का पद ही तो आपस में मल्टीपल है, बी स्क्वायर, और बटा बटा क्या है? ए तो खुद है पहला पद, और हमको तीसरा पद यहाँ निकाल लिए। तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाने पर है। ये आपका दोनों को अगर बी मान ले तो बी स्क्वायर हो जाएगा, जो दूसरा पद और तीसरा पद है। ठीक है, दोनों अंतर पद। उसके बाद क्या है? हमको तो इसका तृतीय में भी निकालना था, यही निकाले, और बटा में ये पहला पद कर दें। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट जानिए, चतुर्थ अनुपात इक्वल टू पहला गुना क्या है? दूसरा गुना तीसरा भागा पहला, यानी कि दूसरा पद गुना तीसरा पद भागा पहला पद आपका चतुर्थ अनुपात होता है। ठीक है, आपके पास अनुपात दिया होगा, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे बड़ा एक ही फॉर्मूला है, दोनों बाह्य पद a इंटू बी बराबर b इंटू सी। इसी से सारा खेल हो जाएगा, इसी से सारा खेल हो जाएगा। समझिए कैसे? अगर कहीं मध्य पद निकालना है, मध्य पद निकालना है, तो दोनों मध्य पद जो है समान होगा, समान हो जाएगा। तो बी स्क्वायर आइए बराबर ए डी, तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब कहा तृतीय पद, तो दोनों मध्य पद समान है, बी स्क्वायर बटा ए, यहां से ये इधर चला जाएगा क्योंकि हमको आखिर वाला पद तो निकालना है, तृतीय, ए भी तो पहला पद है ही। ठीक है, समझ आना बात को? जो आपके पास मान दिया होगा उसी को तो ए भी मानिएगा। तो सारा का सारा निचोड़ आपका यही है, द्वितीय पद कहे, मध्यानुपात कहे, तृतीय पद कहे, चतुर्थ पद कहे, कुछ भी कहे, सारा का निचोड़ ये है। अगर पहला पद भी निकालना हो तो यही से निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कंपाउंड रेशियो, इसको मिश्रित अनुपात कह सकते हैं आप, यौगिक अनुपात कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। रेशियो यौगिक और चक्रवृद्धि ब्याज मत समझ लीजिएगा, चक्रवृद्धि रेशियो कह सकते हैं, यौगिक या मिश्रित रेशियो, मिश्रित रेशियो, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये समानुपात से बिल्कुल हट गया। आपके सामने जितने भी रेशियो, इसमें क्या है, कंपाउंड रेशियो या यौगिक रेशियो, मिश्रित रेशियो से कहने से तात्पर्य बहुत सारे रेशियो आपके सामने होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा, तभी तो कंपाउंड होगा। कंपाउंड हो किसी एक अकेला कोई कंपाउंड हो सकता है, अकेला जुड़ सकता है, कभी नहीं ना। कंपाउंड का अर्थ होता है कि जोड़ना, जोड़ना, यौगिक करना, मिश्रित करना, मिलाना। किसी को मिलाइए कहा, अगर दूध ही आपके सामने, पानी है नहीं, मिलाइए किसमें, है कि नहीं। मिलाने के लिए तो दूध और पानी दोनों को होना चाहिए ना। तो आपके सामने ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ, कहीं तक भी कुछ भी हो सकता है, समझे। बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं, एक से ज्यादा रेशियो होंगे। तो इसको जब हमें निकालना होता है तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, समानुपात में का बाह्य पद और अंतर पद का। लेकिन इसमें है जितने भी पहले पद हैं, सभी रेशियो के पहले पद, सभी अनुपातों के पहले पद भागा सभी अनुपातों के, क्या बच गया अंतिम में भाई, अब बताना पड़ेगा आपको, अंतिम पद, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है, जब भी बहुत सारे रेशियो को एक रेशियो में, कंपाउंड रेशियो में लाना होगा, मिश्रित रेशियो में लाना होगा, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, तो जितने भी पहले पद हैं उनको आपस में गुणा करना होगा, भागा बटा या रेशियो कुछ भी कीजिए, अंतिम पद दूसरा पद, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या ए है पहला पद, इसका पहला पद सी है, इसका पहला पद ई है, ठीक है। तो ए गुना सी गुना ई भागा, इसका दूसरा पद बी है, इसका दूसरा पद या अंतिम पद का ये डी है और इसका अंतिम पद एफ है। ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए सी ई रेशियो बी डी एफ, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस रेशियो में भी, मतलब कि बहुत सारे रेशियो को एक रेशियो में बदलना, सबको कंपाउंड करके मिश्रण बना देना, एक ही पदार्थ बना देना, ठीक है। आसान सा एलॉय है कि नहीं बताइए। मटन बनता है ना, बड़ा पसंद है लोगों को, है कि नहीं। नॉन वेजिटेरियन को मटन बहुत ज्यादा पसंद है। प्याज भी डालना पड़ता है, लहसुन भी डालना पड़ता है, मसाला भी डालना पड़ता है, तरह तरह के मसाले डालने पड़ते, सबको एक अनुपात में मिला के डालना पड़ता है, ठीक है। एक जगह पर लाता है एक ही रेशियो में, मसालों का अनुपात ये और मटन का अनुपात ये, दो अनुपातों में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो अनुपात। अब देखिए महाभारत का युद्ध हुआ, वहां अलग अलग राज्यों से राजा हैं, कुछ उस खेमे में गए, पांडवों के खेमे, कुछ कौरवों के खेमे में, और दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुए। ये नहीं कि सबको अपने 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 प्रेम में लड़ रहा, अलग अलग जगह पर लड़ रहा है कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं, उस राज्य में लड़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लड़ रहा है, ठीक है। उसी को कहते हैं मिश्रित समानुपात, एक रेशियो में बदल जाना। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है द्विघाती रेशियो, ठीक है। द्विघाती रेशियो, द्विघाती अनुपात, ठीक है। द्विघात से ही तात्पर्य हो गया, घात यानी पावर। घात का क्या होता है, पावर।
पावर यानी कि द्वि, कितना पावर है, द्वि यानी कि दो पावर। यानी रेशियो जब भी दो पद आपके सामने एक ही हो और इसको कहे कि द्विघाती रेशियो में बदलना है, द्विघात में बदलना है, इसको द्विघात अनुपात में बदलना है, तो दोनों का स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर, ये द्विघाती रेशियो में बदल गया। ठीक है, उसके क्या होता है, इसका उप द्विघाती होता है, सब डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब यही सब हो जाता है, सब डुप्लीकेट। तो इसमें क्या होता है, ये जो रेशियो है ना AB, ये रेशियो AB जो है वर्गमूल में बदल जाता है। ऐसे एग्जाम से बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, फिर भी बता देना मेरा काम है। द्विघात अनुपात हो गया तो उसका वर्गमूल हो जाता है, दो मानों के वर्गमूल में रेशियो में वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, स्क्वायर से बदल जाते हैं, और वही सब डुप्लीकेट हो जाता है, द्विघाती अनुपात हो जाता है, तो वही वर्गमूल में बदल जाता है। ठीक है, अब इसी तरह हो गया त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A/B जो है AQ और BQ में बदल जाएगा, और उसे उप त्रिघाती कर दीजिए, उप त्रिघाती अनुपात, तो वही घनमूल हो जाएगा, वही ये घनमूल हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, द्विघाती हो तो वो वर्ग में बदल जाएगा, स्क्वायर में, और डुप्लीकेट सब हो, उप द्विघाती हो तो वर्गमूल में हो जाएगा। वही त्रिघाती अनुपात हो, त्रिघात, त्रिश मतलब क्या हो, तीन, और घात मतलब घात, तीन घात। ठीक है, पावर, पावर पर तीन, तो क्यूब में हो गया, घर में बदल गया, और वही जो है उप त्रिघाती हो जाएगा तो घनमूल में बदल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत एकदम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक होता है इनवर्स रेशियो, यूनिवर्स मत समझ लेना भाई, इनवर्स पर ध्यान कम, यूनिवर्स पर लोगों का ज्यादा ध्यान होता है। यानी कि विलोमानुपात। ठीक है, विलोमानुपात क्या हो गया, दो रेशियो दिए हुए हैं, इसका कहेगा विलोमानुपात निकालना है, तो विलोम क्या हो गया, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, ये हो गया, या इसको आप B/2 भी लिख सकते हैं, विलोमानुपात हो गया ये। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे जो है एग्जांपल्स के साथ और भी कुछ नए ट्रिक्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ अगले क्लास में रेशियो के मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब कर लिया, बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कर ले।